Hello and welcome everyone. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. आज का जो पहला आर्टिकल है इट इज रिलेटेड टू पॉलिटी. यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 को इन्वोक किया. अब आपको पता होगा यूपी में अभी कुंभ मेला होना है एंड बिकॉज ऑफ विच हमने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके बीच में ये जो प्रोटेस्ट वगैरह अगर होता है तो उसको रोकने के लिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया. तो इसके क्या पॉजिटिव रहते हैं, क्या नेगेटिव रहते हैं, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड क्या मेजर फीचर है इस एक्ट के उनको भी हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड आर्टिकल आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 से एंड यहां पर साइंस एंड टेक के अंदर एक टॉपिक आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, उसमें इसका रेलेवेंस रहेगा. जेनेटिकली मॉडिफाइड मलेरिया पैरासाइट. अब इससे क्या ऑब्जेक्टिव हम अचीव करने वाले हैं तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा. क्या प्रोसेस है उसका वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. प्लेसेस इन न्यूज में आज हम बात करेंगे सीरिया की. सीरिया में रेबल ग्रुप्स ने कहीं ना कहीं दमास्कस के ऊपर कब्जा कर लिया है एंड कहीं ना कहीं असद गवर्नमेंट जो है अब वहां से भाग गई है. तो दैट्स वाई ये जो आर्टिकल है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्री में इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है. तो लेट्स सी किन किन आर्टिकल्स को हमें यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए. मेक श्योर आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करें एंड उसके लिए आई विल से यू हैव टू गो थ्रू द क्यूआर कोड. इसको स्कैन कर लीजिए. स्कैन करने के बाद आप ऐसे मेरे एक टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे. टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे आई एम पोस्टिंग द करंट अफेयर्स. तो आप वहां से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए अब बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की. देखिए इस पहले आर्टिकल में यूपी ने इन्वोक किया एसेंशियल सर्विसेज के लिए मेंटेनेंस एक्ट 1968 को. अब देखिए सबसे पहले तो आप ये मान के चलें कि एसेंशियल सर्विसेज होती क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है. जैसे हेल्थ एक इंपॉर्टेंट सर्विस हो सकती है, जैसे मेजर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध हो सकता है, पानी हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है. तो हम अनडिस्टरप्टेड इन सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को इन्वोक करते हैं. अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि दिल्ली के आसपास का जो आपका एरिया है, यूपी का जो बॉर्डर है, वहां पर फार्मर्स प्रोटेस्ट देखने को मिला. संभल में भी आपको कुछ इंसिडेंट्स देखने को मिले एंड मोर ओवर आपको यूपीपीसीएस स्टूडेंट्स के भी प्रोटेस्ट देखने को मिले. एंड बिकॉज ऑफ विच अब गवर्नमेंट ने कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए इस चीज को इंश्योर किया है कि भाई आने वाले समय में ऐसे प्रोटेस्ट ना हो, उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट ना करें. इसके लिए इन्वोक किया गया है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट. तो कुंभ मेला भी एक नजर में है और बाकी स्टेट के अंदर अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ये स्टेप्स ले रही है. अब ये जो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 है ये प्रोहिबिट करता है स्ट्राइक को, कि भाई स्ट्राइक्स नहीं कर सकते हो और अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं जेल में डाल सकती है. मतलब इसके लिए कुछ फाइन भी है और कुछ प्रिजन टर्म भी है. तो यहां पर आपको वो इंश्योर करने के लिए कि भाई जो बेसिक सर्विसेज है जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की, लोगों की लाइफ डेंजर में ना हो एंड जो सिटीजन्स हैं उनके वेलबींग को इंश्योर करने के लिए बेसिकली इन स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट किया जाता है. तो वैसे तो इस एक्ट को 1968 में इनेक्ट किया गया था. टाइम एंड अगेन हर स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको इन्वोक करती है. मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी पहली ऐसी स्टेट है जहां पर इसे इन्वोक किया गया है. कोविड के टाइम पे भी इसी एक्ट का सहारा लेके गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया था. तो ये पहली बार नहीं है. अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि हम अनइंटरप्टेड बेसिक एसेंशियल सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सके, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है, पब्लिक सेफ्टी है ही है, बट उसके अलावा हेल्थ एंड वेलफेयर भी आपका इसमें इंक्लूड किया जाता है. अब ये पब्लिक ऑर्डर के लिए प्रिवेंट करता है कि भी एसेंशियल सेक्टर्स जैसे आपके जो क्रिटिकल होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, आप उसमें किसी भी तरह का डिसरप्शन नहीं करेंगे. इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था. अब इसमें क्या प्रोविजंस है? इसमें कहा जाता है कि जैसे एसेंशियल सर्विसेज है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, पावर, सैनिटेशन एंड क्रिटिकल यूटिलिटी की सभी सर्विसेज आपकी आ जाती है. अब अगर
एक फिक्स पीरियड, जैसे यहां पर 6 मंथ की बात की गई है, अगर कोई भी इस टाइम ड्यूरेशन में स्ट्राइक करता है तो उस केस में ये इलीगल है एंड यहां पर इस एक्ट के अंडर पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब अरेस्ट करने के बाद यहां पर अगर प्रूव होता है तो उस केस में 1 साल तक की सजा, 1,000 रुपए तक का फाइन या दोनों ही हो सकते हैं। अब यहां पर जो पर्सन इस तरह की स्ट्राइक को इंस्टिगेट करता है उस केस में उस पर्सन के अगेंस्ट भी यहां पर एक्शन लिया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो देयर। अब यहां पर आप मान के चले इसके कुछ बेनिफिट हैं। बेनिफिट क्या है कि देखो, असेंशियल सर्विसेज बेसिक एमिनिटीज का पार्ट है एंड ये हर एक का फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर अनइंटरप्टेड असेंशियल सर्विसेज को हम इंश्योर कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इमरजेंसी इन द सेंस कि पेंडेमिक जैसे कोविड-19 आया, नेचुरल डिजास्टर जैसे वायनाड में हुआ था एंड इवन लार्ज स्केल इवेंट जैसे महाकुंभ जैसी चीजें हो रही हैं, तो उस केस में यहां पर अनइंटरप्टेड बेसिक एमिनिटीज लोगों को मिल सके उसको इंश्योर किया जाता है। अब कई बार इन स्ट्राइक्स के कारण जो एक सोशल माहौल है वो खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ये इंश्योर करते हैं कि एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनकी हेल्थ के लिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, हम उनको यहां पर प्रोवाइड कर सके। एंड मोर ओवर एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देता है एरिया को, जहां पर आप ये मान के चले कि जैसे फ्रीक्वेंटली किसी एरिया में स्ट्राइक्स हो रही हैं तो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हो सकता है, जिसके कारण उस स्टेट के अंदर इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इस तरह की चीजों को भी यहां पर कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल सर्विस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहां पर एक लीगल डेटरेंस क्रिएट कर देते हैं कि भाई अगर इन केस आप गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश करते हो तो उस केस में यहां पर आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो यहां पर एक डेटरेंस क्रिएट हो जाते हैं कि अगर कोई पर्सन सोच रहा है ऐसा तो उससे पहले 2 बारी विचार करेगा। नाउ द थिंग इज, इसके बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। देखिए, अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें, आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं उसको कंटेन करता है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो इसको सबसे पहले तो इसके एंटी डेमोक्रेटिक नेचर की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है। ऑल्दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर लगाई जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट थोड़ा वेग पड़ जाता है, बट यस स्टिल। दूसरी चीज, असेंशियल सर्विसेज है क्या, ये बहुत वेगली डिफाइंड है। मतलब असेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो ये आपकी बहुत ब्रॉड तरीके से डिफाइन की गई है, जिसकी वजह से इसके एप्लीकेशन में एक्ट में हमेशा एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। मोर ओवर, अगर मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड गवर्नमेंट उन चीजों को एड्रेस नहीं कर रही है एंड यहां पर आप उनका बेसिक राइट टू प्रोटेस्ट, मतलब फंडामेंटल राइट तो नहीं कहूंगा, बट एक तरह से आप अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, आप उनके अगेंस्ट स्टेज करना चाहते हैं प्रोटेस्ट, वो आप कहीं ना कहीं यहां पर मिस कर पाते हैं। यानी यहां पर अगर देखें तो ऑफन जो रिजेंटमेंट है पब्लिक के अंदर उसको दबाने के लिए भी इस तरह के एक्ट का दुरुपयोग हो सकता है। मोर ओवर, अगर इन केस किसी पर्सन को यहां पर अरेस्ट किया जाता है या स्ट्राइक को जैसे यहां पर प्रोहिबिट किया जाता है, अब मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, मैं गवर्नमेंट से चाहता हूं कि गवर्नमेंट मेरे कंसर्न्स को एड्रेस करे, बट क्योंकि मेरे को स्ट्राइक या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने पे मनाही है, तो उस केस में यहां पर मेरे को कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं मिल पाता है। मोर ओवर, अगर यहां पर बात की जाए तो पेनल्टीज के डर की वजह से आप ये मान के चलें कि जो एम्प्लॉयमेंट है, लोग जो यहां पर एम्प्लॉयज की राइट्स की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इसका बहुत एक नेगेटिव असर पड़ता है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों की बातों को किस तरह से दबाया जाए, तो जिसकी वजह से अक्सर इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल जिसके अंदर आपने पॉजिटिव नेगेटिव समझा, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी यू हैव दिस इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो आई होप नाउ यू कैन एड्रेस दैट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर हम बात करेंगे प्रिवेंटिंग मलेरिया यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड पैरासाइट। अब इस आर्टिकल को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। निर्णय आईएएस ने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है,
जिसमें आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड एनालिसिस मिलेंगे एंड मोर ओवर मैं आपके साथ वहां पर करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 16 दिसंबर से एंड इसके लिए इनरोल करने के लिए अगर आपको एक क्यूआर कोड या आप ये कह सकते हैं कि एक कूपन कोड की जरूरत हो तो आप यूज कर सकते हैं VSHMA। ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक हेवी डिस्काउंट मिलेगा यहां पे। तो मेक श्योर आप अपने इस कोर्स के अंदर इनरोल करें। आइए अब बात करते हैं पैरासाइट की। देखो, जब हम बात करते हैं मलेरिया की, मलेरिया वैसे तो आप कहते हो मॉस्किटो से फैलता है, बट मॉस्किटो को भी इन्फेक्ट करता है एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट। यानी पैरासाइट वो होता है जो, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर अगर राउंड वॉर्म है तो राउंड वॉर्म एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब जो होस्ट की बॉडी को कंट्रोल करके अपने आप को ग्रो करता है। तो यहां पर जैसे एनोफिलीज जो मॉस्किटो है उसके अंदर प्लाज्मोडियम मिलता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक फेलिसीपेरम एंड विवेक्स। ये दो तरह के जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये कॉज करते हैं आपके मलेरिया। अब रिसेंटली न्यू इंग्लैंड जर्नल जो था आपका मेडिसिन का, इसके अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई है जहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई ये जो लेट अरेस्ट पैरासाइट है, ये जो इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की है, इसमें यह कहा कि भाई इससे 89% एफिकेसी मेडिसिन की इंप्रूव होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है मलेरिया के अगेंस्ट। तो यहां पर सबसे पहले आप समझें कि ये पैरासाइट फैलता कैसे है। ये ट्रांसमिट होता है जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्टेड है वो किसी इंसान को काटता है। अब काटने के बाद ये कहीं ना कहीं डिजीज इंसानों में स्प्रेड होती है। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और शेयर्ड नीडल्स के थ्रू भी ये फैल सकती है। एंड इवन कॉन्जाइटल मलेरिया भी होता है जो बेबी को उसकी मदर से होता है। इसमें क्या सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर, ठंड लगना, मसल्स में पेन एंड कई बार पर्सन को चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये सब चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। अब प्रिवेंशन क्या है, पर्सनल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में आप कहीं ना कहीं ब्रीडिंग जो एरियाज होते हैं मॉस्किटो के, जैसे जहां भी पानी खड़ा हो वहां पर जैसे आप पेट्रोल या कोई केरोसिन वगैरह डाल के इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। मोरओवर पानी इकट्ठा ना होने दे, वो भी एक तरीका है। एंड इन एडिशन टू दिस वैक्सीन में RTS और R21 ये दो वैक्सीन अभी करंटली अफ्रीका में टेस्ट की जा रही है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एंड कई बार मॉस्किटो से जो डिजीज फैलती है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इससे तो नहीं रिलेटेड बट वॉलबाचिया बैक्टीरिया, इसको यूज करता है ऑस्ट्रेलिया मॉस्किटो से जो बीमारियां स्प्रेड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कई जगह पर यूज की जाती है। अब इस पूरे आर्टिकल के कंटेक्स्ट पे चलते हैं कि कैसे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पैरासाइट हेल्प कर रहा है मलेरिया की प्रिवेंशन में। तो हम जेनेटिकली कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहे हैं प्लाज्मोडियम फैलेसीपेरम को। अब इसके दो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे इनिशियल स्टेज जहां पर फर्स्ट डे जब मॉस्किटो काटा उस समय पे आप कोई इंटरवेंशन लें, एक होता है सेकेंड स्टेज जो लेट स्टेज है, जो 6th डे पे हम इंटरवीन करेंगे, जब आपका जो ये पैरासाइट है बॉडी में लीवर के ऊपर इंपैक्ट करने लगता है। तो यहां पर फोकस किया गया है लीवर स्टेज के ऊपर, ताकि एक प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स को हम जनरेट कर सकें, जिससे ये बीमारी को हम रिड्यूस कर सकें, इससे जो होने वाले डेथ्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो अब इसमें किया क्या गया है, देखिए हमने एक स्पेसिफिक जीनस लिया जो रिस्पॉन्सिबल था इस बीमारी के लीवर स्टेज के डेवलपमेंट के, उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके हमने उसे कल्टीवेट किया लेबोरेटरी में, मतलब उसके साइज को ग्रो किया एंड इसको कल्चर करने के बाद इसको वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया एंड फिर हमने इसको टेस्ट किया मॉस्किटोज के ऊपर। अब मॉस्किटो के ऊपर जब हमने टेस्ट किया तो इससे हमें पता लगा कि अर्ली स्टेज पैरासाइट्स में जब पहला दिन है तो उस समय 13% एफिकेसी आई, मतलब नॉट सो गुड। बट लेट अरेस्ट यानी कि 6वें दिन के बाद अगर आप देखें तो ये जो लीवर के ऊपर जो इंपैक्ट था वो आपका 89% तक रिड्यूस हुआ। अब यहां पर क्या बेनिफिट है इसके, कहीं ना कहीं ये इनहैंस करेगा ह्यूमंस के इम्यून रिस्पॉन्स को, जिससे आप ये मान के चलो कि इस डिजीज से होने वाले डेथ्स में कमी आएगी। मोर ओवर
जो डोज की रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर हम बात करें मॉस्किटो बाइट्स की, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोई जैसे मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है, वो डोज की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाएगी यहाँ पे। इन एडिशन टू दिस, आप जिन एरियाज में सबसे ज्यादा मॉस्किटो की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो एंडेमिक एरियाज में आप रिस्क को और ज्यादा कम कर पाएंगे, एंड इससे कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन भी डेवलप कर पाएंगे। दैट इज द पॉजिटिव थिंग कमिंग आउट ऑफ इट। बट कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं। एथिकल कंसर्न्स, आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, अब नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं आप, तो ऐसे केसेस में कई बार कुछ कंसर्न्स आ जाते हैं कि भाई क्या हम साइंस को नेचर के साथ खिलवाड़ करने के लिए यूज कर सकते हैं। मींस ठीक है, हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटर गुड, वो हम यहां पर फोकस करते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम जीन्स के साथ छेड़छाड़ से लॉन्ग टर्म रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर दूसरी चीज, साइंटिफिक वे में अगर बात करें, सेफ्टी कंसर्न्स है कि भाई ये जो आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन की है, माइट बी पॉसिबिलिटी इस मॉडिफिकेशन का कोई अनइंटेंडेड, ना चाहते हुए भी कुछ रिपरकशंस देखने को मिले, तो वो एक प्रॉब्लम है। थर्ड थिंग, जो यहां पर सैंपल साइज लिया गया वो बहुत छोटा है। अब इसे लार्ज स्केल में इंट्रोड्यूस करने से पहले वो जो ट्रायल में आपने छोटा सा सैंपल साइज लिया है, उसको थोड़ा ठीक करना होगा और ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स यहां पर कंडक्ट करने की जरूरत है। एंड लास्ट में ड्यूरेबिलिटी, कि भाई क्या बाद में ये चीज फिर से मॉडिफाई नहीं होगी। मतलब इम्यूनिटी अभी डेवलप हो गई, बट क्या ये इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म डेवलप हो पाएगी, वो एक चेक करने का मुद्दा यहां पर रहेगा। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की। देखिए, डमैकस के पास पहुंच गई है ये आपकी जो रिबल आर्मी है, बट अभी तो न्यूज ये है कि डमैकस को कैप्चर कर लिया, असद वहां से भाग चुके अपनी फैमिली के साथ, वो मॉस्को पहुंच गए। तो दैट्स व्हाई ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें अभी, तो कुछ इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स ने कैप्चर कर लिया है सीरिया को, एंड धीरे धीरे आप ये मान के चलो कि असद गवर्नमेंट की जो पावर है इस एरिया में से वो रिड्यूस होती जा रही है। अब डमैकस की दो इंपॉर्टेंट सिटीज, सीरिया की दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, डमैकस जो कैपिटल है, अलीपो जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एक साइट है, उसके अलावा एक यूफ्रेट रिवर आपको याद रखना है। देखिए, ये है सीरिया, यहां नॉर्थ में इसके डमैकस देखने को मिलता है, यहां साउथ में ये अलीपो है और ये डमैकस है। ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। यहां से एक यूफ्रेट रिवर आपकी निकलती है, एंड मोर ओवर ये ओपन होता है मेडिटेरियन सी में। तो इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो आपको याद रखना है, ये टर्की है, ये आपकी इराक है, ये जॉर्डन है, इजराइल, एंड ये लेबनान, ओपन हो रहा है मेडिटेरियन सी में। अब ये एंटी लेबनान माउंटेन है जो आपको लेबनान के जस्ट साथ में इसमें यहां पर देखने को मिलती है। मोर ओवर ये मैंने आपको रिवर बताई थी, यूफ्रेट रिवर है आपकी, एंड खाबूर करके एक रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो आपको यहां पे याद रखना है कि आगे चलकर इराक में आपकी फ्लो करती है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज मैंने आपको बताई दी हैं। तो आई होप आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर के बटन जरूर दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम रीच इसकी बढ़ाइए, एंड कोशिश कीजिए कि डेली बेसिस पे आप इस पीडीएफ को रीड करके अपनी करंट अफेयर के प्रिपरेशन को और बूस्ट कीजिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।